सिद्धार्थ कुमार। हम लोग पढ़े थे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुका है। आज उसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। लास्ट टॉपिक का भी एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ा था। टैक्सोनॉमिकल एड्स होता क्या है मैंने ये समझाया था। क्या इसका वैल्यू है ये समझाया था। इससे क्या हेल्प मिलता है मैंने ये भी बताया था। उसके अंदर क्या क्या आते हैं, किस टाइप के एड्स होते हैं। एड्स में एड्स डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा, पहले इससे पहले वाले लेक्चर को देखें, तभी ये समझ में आएगा कि कौन से एड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें सब कौन कौन से एड्स होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उसमें हमने बहुत सारा पढ़ा। हर्बेरियम पढ़ा, बोटेनिकल गार्डन पढ़ा, जूलॉजिकल पार्क पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद फ्लोरा क्या होता है, मैनुअल्स क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है, ये बहुत सारा पढ़ा था। एक की के बारे में बच गया था। मैंने बोला था कि मैं की के बारे में कल बताऊंगा या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। की ये भी एक एड्स है, ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है। सेम फंक्शन इसका भी यही है। ये भी इससे भी हम क्लासिफिकेशन ही करते हैं। जैसे इससे पहले क्लासिफिकेशन करते थे उसी तरह इससे भी क्लासिफिकेशन ही करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में की में होता क्या है, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा ना वो बस इतना पढ़ा। जैसे बोटेनिकल गार्डन, अब बोटेनिकल गार्डन का मतलब कि कोई गार्डन है जिसमें प्लांट होते हैं। उस गार्डन में कौन से प्लांट है, प्लांट का जो भी फैमिली है, जो भी नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो सारे वहां पे लिखे होते हैं। तो जैसे जूलॉजिकल पार्क के बारे में, तो वहाँ पे जू के बारे में जाएंगे। जू के अंदर देखेंगे एनिमल्स को। एनिमल्स में किस टाइप का एनिमल्स है, कहाँ से लाया गया है, क्या बोलते हैं, ये कहाँ, मतलब इसका जो नेटिव प्लेस है वो कहाँ का है, कब आया था, वो सारे उसमें लिखे होते हैं। तो ये सब अपने क्लासीफाई करने में या रेफरेंस में अपने को हेल्प मिलता है। लेकिन की में क्या है, की में है ना, की में एक ऐसा क्लासिफिकेशन, इस टाइप क्लासिफिकेशन है। जैसे अपन की बात करेंगे तो की में यदि किसी हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें एक एक्सेप्टेंस होगा, एक रिजेक्शन होगा। एक एक्सेप्टेंस होगा और एक रिजेक्शन होगा। जैसे बात एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट करना, हाँ, रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट करना, ना। समझ में आया? हाँ या ना, प्रेजेंट या एब्सेंट, इस टाइप के होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल सुनाता हूँ, आपको इससे समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मिला, क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म मिला, अब उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है कि इसको किस कैटेगरी में डालना है। तो उस ऑर्गेनिज्म में बोलेंगे बताओ ये यूनिसेलुलर है या नहीं है तो एक उसमें लिखेंगे, नहीं है तो उसमें लिखेंगे। यदि यस एक्सेप्टेंस, नो रिजेक्टेंस। समझ में आया? अब यूनिसेलुलर है तो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर है तो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। मल्टीसेलुलर है तो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। यदि प्रोकैरियोटिक है तो क्या उसमें सेल वॉल है या नहीं है। आप समझ रहे हो? एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जैसे कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, मैं फिर से बताता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, अब उसमें बोलते हैं कि बताओ इसमें इसके ईयर्स, जो कान होते हैं एक्सटर्नल, जो बाहर में दिखते हैं, ये पिन्ना कान ईयर, क्या इसमें एक्सटर्नल ईयर्स है। उस ऑर्गेनिज्म में हाँ है, चलो ठीक है। एक्सेप्टेंस, उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस। क्या एक्सटर्नल ईयर नहीं है, हो सकता है जो नया ऑर्गेनिज्म उसमें ना हो, नो नहीं है, ये रिजेक्टेंस। यदि है तो क्या उसके पास विंग्स भी है, जिससे उड़ते हैं, पंख, विंग्स भी है तो हाँ, विंग्स नहीं है तो ना। इस टाइप से एक एक स्टेप देखते हैं और लास्ट में काउंट करते हैं, अच्छे 21 ग्रुप में आए। समझ में आया? इसके बोलते हैं की। इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला कि दो हमेशा पेयर में होते हैं, यस या नो, मतलब एक्सेप्टेंस या रिजेक्टेंस।
जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको हाँ या ना। इन दोनों को जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं? कपलेट। कपल, कपल से कपलेट बना है, मतलब एक जोड़े में क्वेश्चन हमेशा एक जोड़े में होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कपलेट। और हर एक सेंटेंस को बोलते हैं लीड, LEAD। क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। हर एक सेंटेंस को क्या बोलते हैं? लीड, LEAD। पेयर को, एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस वाले पेयर को बोलते हैं कपलेट, जिसमें हाँ एक्सेप्टेंस, जिसमें ना रिजेक्टेंस, दोनों को मिला के कपलेट। और हर एक सेंटेंस को सबको बोलते हैं लीड। ठीक है, और जिस बेसिस पे अपन पूछते हैं, जैसे मैंने बात की ईयर की, कि क्या इसमें ईयर है, प्रेजेंट है, तो जो ईयर की बात करते हैं वो हो गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर ही तो है, ईयर है क्या नहीं है? ईयर क्या कैरेक्टर तो दिखाता है, इसमें ईयर है या नहीं है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, इनको बोलते हैं कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। समझ में आया? पहले की कोई एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद मैं लिखाऊंगा इसमें क्या होता है। पहले एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। ये जो ईयर है वो क्या हो गया? ईयर क्या होगा? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। चलो मैं इसको यहां पर लिखता हूं। ये क्या हो गया? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। ये तो इसी के बेस पर तो अपन आगे सॉल्व करेंगे। मेन कैरेक्टर यही है। एक्सटर्नल आपको जो नया ऑर्गेनिज्म मिला उसमें क्या ईयर है? बोला हाँ ईयर है, प्रेजेंट है। मैंने एग्जांपल ले लिया बैट और कैट। बैट में भी ईयर होता है, कैट में भी ईयर होता है, तो ठीक है। विंग्स आर प्रेजेंट, क्या यदि है मतलब ये प्रेजेंट, हाँ ठीक है प्रेजेंट है। विंग्स क्या जिसमें प्रेजेंट है उसमें विंग्स भी है। अब देखेंगे जिसमें ईयर प्रेजेंट था बैट और कैट, इसमें किसी में विंग्स है? बैट में है, हाँ ठीक है। किसमें विंग्स है? विंग्स आर प्रेजेंट, बैट। विंग्स आर एब्सेंट, कैट। ये जो है ना विंग्स आर प्रेजेंट और विंग्स आर एब्सेंट, इसको क्या बोलते हैं? कपलेट। क्या बोलेंगे? कपलेट। ठीक है, पेयर में क्या बोलते हैं? कपलेट। और इसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस, इसको बोलते हैं रिजेक्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट करना और रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट करना। विंग्स आर प्रेजेंट, एक्सेप्ट क्या है, विंग्स आर एब्सेंट, कैट नहीं है। अब देखिए इसी का आते हैं एक्सटर्नल ईयर तो हो गया प्रेजेंट। अब ऐसा मिला एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, जैसे मान लीजिए जो नया ऑर्गेनिज्म मिला, पहले मैंने क्या बोला इसमें एक्सटर्नल ईयर होता है क्या? बोला होता है। चलो भैया होता है, उसके बेसिस पे निकाल दिया। कोई ऑर्गेनिज्म मिला, भैया इसमें एक्सटर्नल ईयर है क्या? नहीं है, एब्सेंट है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, मैं उसका एग्जांपल देता हूं, उसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। मान लो वो कोई फिश हो, वो कोई बर्ड हो, कोई फ्रॉग हो, किसी में ये काम नहीं होता है बाहर से, ये बिल्कुल सेफ उसका पिन्ना नहीं होता है, ना फ्रॉग में, ना बर्ड में, ना फिश में। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर नहीं है, वैसे ऑर्गेनिज्म को मिल गए। अब अपन चेक करेंगे जिसमें एक्सटर्नल ईयर तो नहीं है, क्या इसमें विंग्स है? एक्सटर्नल ईयर नहीं है। अब बताओ विंग्स है क्या? विंग्स है, किसमें? बर्ड में। विंग्स बर्ड में है, विंग्स आर प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट किसमें? बर्ड्स में। फिश में विंग्स नहीं होता है, फिन्स होते हैं, ये ध्यान रखना। फिश में फिन्स होते हैं, वो तैरती है। बर्ड्स विंग्स नहीं होता है, उड़ती नहीं है। तो विंग्स किसमें होता है? बर्ड्स में। विंग्स एब्सेंट होता है क्या? हाँ एब्सेंट होता है, किसमें? फिश में और फ्रॉग में, दोनों में विंग्स एब्सेंट होता है। और विंग्स एब्सेंट होता है, ठीक है, जो उसमें विंग्स एब्सेंट है, क्या उसमें गिल्स है? या जिसमें विंग्स प्रेजेंट है उसमें भी क्या गिल्स है? गिल्स आर प्रेजेंट फिश के अंदर, फिश के अंदर गिल्स होता है। गिल्स आर एब्सेंट फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर गिल्स एब्सेंट होता है।
ये दोनों जो पेयर में होते हैं, ये दोनों पेयर में, दोनों व्हील्स वाले, दोनों व्हील्स वाले, दोनों व्हील्स वाले, इसको बोलते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं इसको? कपलेट। और एक एक्सेप्टेंस होता है, एक रिजेक्टेंस होता है। जैसे मान लो थर्ड वाला हो गया एक्सेप्टेंस, ये हो गया रिएक्शन, एक्सेप्टेंस, और ये हो गया रिएक्टेंस। ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है बता दिया, जिस कैरेक्टर के बेस पे अपन डिसाइड करते हैं एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, वो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दोनों पेयर क्या बोलते हैं? कपलेट। जो प्रेजेंट यस, एक्सेप्टेंस, रिजेक्ट, रिजेक्टेंस। और हर एक सेंटेंस को बोलते हैं लीड, LEAD, लीड। हर एक सेंटेंस को क्या बोलते हैं? लीड। ये जितने हैं ना वो सारे सेंटेंस क्या है? लीड कहलाते हैं। ठीक है। मैं किसी एक लीड लिख देता हूं, जैसे मैं इसमें लिख देता हूं, ये क्या है? लीड है। हर एक सेंटेंस अपने आप में एक लीड होता है, ये ध्यान रखना। आपको यदि की के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे तो यही आते हैं मैक्सिमम, कि लीड क्या होता है, कपलेट क्या होता है, एक्सेप्टेंस, रिएक्टेंस क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है। समझ में आया? की का समझ में आ गया? की क्या है? क्लासिफिकेशन करता है। कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, उसमें कैरेक्टर को देखते हैं, क्या उसमें कैरेक्टर, जैसे कोई भी कैरेक्टर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, कुछ भी, विंग्स, ईयर, कुछ भी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ईयर का, क्या ईयर प्रेजेंट है? ईयर हो गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। हाँ प्रेजेंट है, किस किस में? बैक कैट में होता है। तो बैक कैट मैंने एग्जांपल ले लिया, बैक कैट मिला, और बैक कैट आज ही मिला, इससे पहले नहीं था। जब बैक कैट मिला बोलेंगे एक्सटर्नल ईयर है, हाँ ही है। जो है उसमें क्या विंग्स है? विंग किसमें है? बैक में है। विंग्स आर से कैट में। ठीक है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, तो फिश बर्ड फ्रॉग, और उसके बाद क्या? विंग्स आर प्रेजेंट, हाँ बर्ड्स प्रेजेंट है। विंग्स आर एब्सेंट, तो फिश और फ्रॉग एब्सेंट। ठीक है। यही होता है की। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है। देखते हैं की के बारे में। इट आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ये आपको पता है, इस सब में यही देखते हैं, सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मैंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अंडरलाइन किया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कपलेट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू ऑप्शंस, सॉरी टू अपोजिट ऑप्शंस, टू अपोजिट ऑप्शंस। मैंने बताया था दो ऑप्शन मिलते हैं। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। मैंने बताया था दो ऑप्शन होते हैं, विंग्स प्रेजेंट है या नहीं है, तो एक हमेशा एक्सेप्टेंस होगा और दूसरा रिजेक्शन होगा। इच स्टेटमेंट ऑन द की इज कॉल्ड लीड। मैंने बता दिया। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। इसको आप याद रखना, इसको आप याद रखना, एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है। एनालिटिकल मतलब होता है किसी चीज का एनालिसिस करना। ये वर्ड आया है एनालिसिस से, किसी चीज का एनालिसिस करना। जैसे कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, हर एक पार्ट को, उसके सेल तक जाते हैं, उसके न्यूक्लियस तक जाते हैं। इसी बेसिस पे न्यूक्लियस की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। सेल की बात करेंगे यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। ठीक है। तो उसका जो है उसका एनालिसिस करते हैं, इसलिए बोलते हैं एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। जो अपना चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, ये हो गया अपना आज कंप्लीट। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये क्लासिफिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब आगे मिनिमम 3 चैप्टर को और पढ़ना है। ये क्लासिफिकेशन जो चल रहा है, एनिमल्स, प्लांट, सब किंगडम, फाइलम, ये सब चलता रहेगा। ठीक है। ये चलता रहेगा, ये लंबा चैप्टर है।
ठीक है, तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब उसमें अपन पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक्चुअली इसमें है क्या, मैं अपन जो भी लिविंग एनिमल्स है ना, उसको कौन कौन से बेस पे रखा था मैंने बताया था, याद है? किंगडम, मैंने बोला था उस दिन कि आगे पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जब मैंने बोला था कि एनिमल्स के लिए किंगडम बन गया एनिमेलिया, प्लांट के बन गया प्लांटी, एक मोनेरा, ऐसा कुछ बताया था। मैंने बोला था कि आगे आएंगे, अब आगे चैप्टर आएगा, आप लोग पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज वो दिन आ गया, अब वो समय आ गया जिसकी मैं पीछे बात कर रहा था। जो भी मैं पीछे बोलता हूँ आगे पढ़ेंगे, वो समय आता है, आ गया है। अब पढ़ेंगे अपन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्यों बोलते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले ये जानते हैं कि किसको क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफाई कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं लिनियस की। याद है लिनियस? कैरोलस लिनियस याद है? कैरोलस लिनियस याद है? कुछ नाम याद आया? मैंने बोला था कि लिनियस आगे बहुत आएगा, बहुत कम का चीज है ये लिनियस। सिस्टमैटिक जो दिया था, सिस्टमैटिक या था कैटेगरी जो अपन पढ़ रहे थे, सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन का जो तरीका था, वो सिस्टमैटिक्स किसने दिया था? लिनियस ने। तो उस लिनियस के ने दिया था, सबसे पहले दिया था। उसने किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 भाग में बांट दो, सिर्फ 2 भाग में। बाहर से सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख के 2 भाग में बांट दो। तो क्या बांटा उसने? एक प्लांट को अलग कर दिया, एनिमल्स को अलग कर दिया। मैक्सिमम चीजें सामने से दिखाई दे जाती है कि ये प्लांट है कि एनिमल है। आपको कोई भी पूछेगा कि प्लांट और एनिमल में डिफरेंस करो, तो आप मैक्सिमम टाइम बता दो कि यार ये तो प्लांट है, ये एनिमल्स है। तो उसने 2 भाग में क्लासिफाई कर दिया। एक किंगडम का नाम दिया प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। मतलब उसने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन? प्लांटी, एनिमेलिया। उसने पूरे लिविंग साम्राज्य को, किंगडम मतलब साम्राज्य होता है, को 2 भागों में बांट दिया। एक को बोल दिया प्लांट, एक को बोल दिया एनिमल्स। बस 2 भागों में बांट के छोड़ दिया। ठीक है, उसने जो 2 भाग में बांटा प्लांट और एनिमेलिया के बारे में, अपन मतलब कुछ साल पहले तक, कुछ साल पहले मतलब ये नहीं कि 2, 4, 5 साल, मतलब 50 साल पहले तक अपन उसी को फॉलो कर रहे थे। अपन उसी को फॉलो कर रहे थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है कि हम लोग का नॉलेज बढ़ता गया, एक्सपेरिमेंट बढ़ता गया, इक्विपमेंट्स बढ़ते गए, तो धीरे धीरे हम लोग को समझ में आने लगा कि कुछ इसमें कमी है, कुछ ड्रॉबैक्स है। मैं उसको गलत नहीं मानता हूं, मैं कोई उसको गलत नहीं मानता है। उसने सही दिया, उसने अपने टाइम पे जो दिया वो बिल्कुल सही दिया। लेकिन धीरे धीरे जब साइंटिफिक मेहनत बढ़ते गए, इक्विपमेंट्स आ गए, नए नए चीजें रिसर्च होने लगी, तो लगा कि इसमें कुछ ड्रॉबैक है। ठीक है, बहुत सारे ड्रॉबैक दिखेंगे आपको। वो ड्रॉबैक क्या था कि उसने सिर्फ बोल दिया ये प्लांट की एनिमेलिया, सिर्फ 2 बेसिस पे किसी लिविंग को कैसे बांट दिया? जैसे उसने कभी नहीं कहा कि ये यूनिसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर। भाई जो एक ही सेल का बना हुआ है और जो बहुत सारे पूरे बॉडी, अब जैसे देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और अपन ह्यूमन, बैक्टीरिया एक सेल का है और अपने अंदर कितने मिलियंस ऑफ सेल होंगे पता नहीं, और दोनों को एक ही साथ रख दिया। ये कैसे हो सकता है? दोनों को बोल दिया ये प्लांट है, ये एनिमल है, ऐसा कैसे हो सकता है?
जो यूकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये सब आपको मैं बताऊंगा कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक, जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। उसका न्यूट्रिशन कैसा है, कैसे वो भोजन करता है, फूड कैसे लेता है, तो ये सब बहुत ही आगे धीरे बढ़ती गई कि इन सब की चर्चा ही नहीं किया उसमें। ठीक है, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि इवोल्यूशन में उसके जो पूर्वज थे, कोई भी ऑर्गेनिज्म के जो पूर्वज थे और आज जो है, क्या उससे कोई मैच किया आपने कि कौन से एनिमल्स का पूर्वज कौन सा है? आपने उसको क्या अलग से कैटेगरी किया? नहीं, उसने सिर्फ बोल दिया ये एनिमल्स है, प्लांट्स। तो इस टाइप के बहुत सारे, उसका सेल का स्ट्रक्चर, सेल जो है उसका स्ट्रक्चर, जो सेल वॉल होता है, सेल के ऊपर जो सेल वॉल होता है प्लांट के ऊपर या बैक्टीरिया के ऊपर, तो उन सब में सेल वॉल उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या काम है, क्या डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग सेल वॉल में। तो इनके बेसिस पे जब ये सब डिस्कवर होने लगा, लोगों को नॉलेज होने लगा, साइंटिस्ट ये सब को अच्छी चीजों से पढ़ने लगे, तब उनको लगे कि ना ये सब कमियां हैं, ये सब ड्रॉबैक है। लिनियस का जो था फॉर्मूला, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें कुछ कमियां होने लगी, वो गलत नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ना एक नया साइंटिस्ट है, आर.एच. व्हिटेकर, ये नाम याद कर लेना। आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 2 था उससे उसने 5 में चेंज कर दिया और उसने सारी बातों का ध्यान रखा, सारी चीजों का, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, न्यूट्रिशन कैसा है, क्या फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और नॉट, क्या उसके ऊपर सेल वॉल भी है, इन सारी चीजों का ध्यान रखा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके पूर्वज कौन थे, जिसको एंसिस्टर्स बोलते हैं, उसके एंसिस्टर्स कैसे थे, इसका इवोल्यूशन कहां तक जो यहां तक पहुंचा, कैसे इवोल्यूशन हुआ, इन सब चीज का ध्यान रखा गया उसमें। समझ में आया? इन सब का ध्यान रखते हुए एक नया सिस्टम बनाया, एक नया किंगडम बनाया आर.एच. व्हिटेकर ने। उसने नाम दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो पहले था 2, एनिमेलिया और प्लांटी, उन दोनों को चेंज कर दिया 5 में। अब 5 पर कौन सा हो गया? फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी, फिफ्थ एनिमेलिया। मतलब प्लांटी एनिमेलिया तो रह गया, बाकी 3 क्लासिफिकेशन उसने और दे दिया, नया किंगडम और बना दिया। मोनेरा, जिसमें अपन बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया को उसने अलग से किंगडम बनाया, बोला नहीं बैक्टीरिया किसी से मिलता जुलता नहीं है, वो लिविंग है, उसमें उसको प्लांटी के साथ या एनिमल के साथ या प्रोटिस्टा के साथ नहीं रख सकते। तो उसने क्लासिफिकेशन बनाया मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया को रख दिया मोनेरा के अंदर। दूसरा बनाया प्रोटिस्टा, जिसमें आता है प्रोटोजोआ, आपने सुना होगा प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, क्या बोलते हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब को रख दिया उसने प्रोटिस्टा के अंदर। इनको बैक्टीरिया, जो कि ये सारे जो है ना सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ये फिर भी उससे अलग रखा। अब अलग रखा तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी जो बैक्टीरिया में है इसमें नहीं है, तो उसने इसको अलग रखा। एक बना दिया फंजाई, एक बनाया एल्गी। फंजाई एल्गी को डिवाइड कर दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन में।
फंजाई को पूरा रख दिया एक ही में, लेकिन एल्गी को रख दिया प्लांटी के साथ। एल्गी कोई नया क्लासिफिकेशन नहीं बना, नया किंगडम नहीं बना। एल्गी को रख दिया प्लांटी के साथ, और फंजाई को उसने एक अलग से नया किंगडम बना दिया। और लास्ट में एनिमेलिया। अब ये पांचों किंगडम के बारे में डिटेल से पढ़ना है, पढ़ने को आगे। इन पांचों में 3 किंगडम जो है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, वो तो इस चैप्टर के अंदर है जो पढ़ रहे हैं। बाकी एक नया चैप्टर है, प्लांटी का अलग और एनिमल का अलग। प्लांट किंगडम एक नया चैप्टर है, एनिमल किंगडम एक नया चैप्टर है अलग से। बाकी 3 चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी के अंदर बाकी 3 जो किंगडम क्लासिफिकेशन है, किंगडम जो है, वो इसी चैप्टर में डालते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि जितना आसान में हो सके मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। ठीक है, अब ये ऑनलाइन क्लासेज है तो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा मजाक नहीं हो पाता है। मैं समझ रहा हूं कि आधे घंटे सीरियस क्लास ही होती है। जब हम क्लासरूम में होंगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन ऑनलाइन में क्या क्या आधे घंटे तक आपको पढ़ाना ही पड़ता है, और बहुत लंबा लेक्चर होता भी नहीं है। आधे घंटे लेक्चर होता है तो आधे घंटे में कंटेंट होना चाहिए। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो सोच रहा था कि बायो लूंगा इंटरेस्ट आएगा, 10th में बायो लूंगा इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट नहीं आएगी तो क्या, बस प्लांट वान फंजाई ये क्या पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। हम तो सोचते थे किडनी के बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में पढ़ेंगे, ये सब आएगा। डाइजेशन पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्या चल रहा है वो सब भी आएगा, और वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासरूम के अंदर। मतलब कोशिश करूंगा, पता नहीं लॉकडाउन कब तक रहेगा, वो सब क्लासरूम के अंदर पढ़ाऊंगा, और फिर बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें से मैं बता रहा हूँ आपको, यदि नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं जो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो अभी तक किया उसको छोड़ दो। जो मैं आज से स्टार्ट करूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे और नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम, इससे इन दोनों को मिला के कम से कम आएंगे तो 6-7-8 क्वेश्चन आएंगे। 6-7-8 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों को मिला के, ज्यादा भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आप इंटरेस्ट बढ़ाओ। मैं काफी शॉर्ट में नोट्स बनाऊंगा आपका। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें थ्योरी ज्यादा था, लिखने का ज्यादा था। अब मैं कोशिश करूंगा मैं शॉर्ट में नोट्स बनाऊं, काफी शॉर्ट में, ताकि पढ़ने में आसानी हो। और सारा कंटेंट एनसीईआरटी का मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे दूंगा। एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट मैं ब्लैक बोर्ड पे दूंगा, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आज चैप्टर कंप्लीट हो गया फर्स्ट, आप लोगों में से कितने ने एनसीईआरटी पढ़ लिया? मुझे पता है बहुतों ने नहीं पढ़ा होगा। मैं एनसीईआरटी को पूरा यहाँ पे बताता हूँ, लिखाता हूँ, उसका मतलब ये नहीं एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट डाल लो अभी से। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप नीट क्वालिफाइड नहीं कर सकते हो। आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे बाहर से कितने भी सीख लो। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी एनसीईआरटी। और अभी से आप शुरू कर दो, आपके पास बहुत टाइम है। जबकि स्कूलें शुरू हो जाएगी, स्कूलें चलेगी लंबी, क्लासें ट्यूशन चलेगा, कब टाइम मिलेगा? आप एनसीईआरटी जो पढ़ाता हूँ उसको पढ़ना शुरू कर दो। मैंने जो पढ़ाया वो 4 से 5 भाग में डिवाइडेड है। पहले लिविंग क्या होता है वो मैंने पढ़ाया, लिविंग का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है डिफाइन करने का, वो मैंने पढ़ाया। उसके बाद में पढ़ाया डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, मैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ाया, टेक्सोनॉमिक एड्स पढ़ाया, सब अलग अलग टॉपिक बना हुआ है। उसको एनसीईआरटी में पढ़ो, एक ही दिन पूरा नहीं पढ़ना है, एक एक टॉपिक को पढ़ो। आप पहले नोट्स पढ़ो, पहले लेक्चर देखो, लेक्चर समझ में आ गया, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। लेगा ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको ऐसा लगा कि एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, यदि आपको नोट समझ में आ जाता है तो जो लेक्चर अपना है ये समझ में आ गया तो आपको एनसीईआरटी कुछ नहीं लगेगा। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन सर्कुलेशन,
एंडोक्राइन सिस्टम, नर्व्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा, एसटीटी सिस्टम पढ़ाऊंगा, किडनी के बारे में पढ़ाऊंगा। इतने डिटेल्स और इतने अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम के साथ। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको लगेगा इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, सर ने तो कहां तक पढ़ा दिया और समझ में भी आ गया, उसमें कुछ है नहीं एनसीईआरटी में। फिर भी एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी का हर एक एक वर्ड पढ़ना है और एक एक वर्ड को समझना है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर प्लीज कंप्लीट कर लें, बहुत सारे पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे उसमें आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़े पहले लेक्चर, उसके बाद एनसीईआरटी। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।